नमस्कार, मेरा नाम है शशिधर गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आने वाला क्रोटेसिस, अर्थ जिसको हिंदी में कुत्ता बोलते हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और किस फार्मूला के माध्यम से हम उसकी गणना कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने स्क्यूनेस के बारे में भी जाना, जिसे हम हिंदी में वैषम्य बोलते हैं, कि स्क्यूनेस की परिभाषा क्या होती है, और साथ ही साथ ये भी जाना कि उसके कितने प्रकार हैं और किस प्रकार से स्क्यूनेस की गणना कर सकते हैं। स्क्यूनेस के साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्रोटेसिस। क्रोटेसिस के आज जानेंगे क्रोटेसिस क्या होता है, क्रोटेसिस के प्रकार क्या होते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद भी हम एक बात और जानने का प्रयास करेंगे कि उस क्या रीज़न है, क्या संभावित कारण है जिससे कि एक प्रसामान्य वितरण अर्थात जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक विचलन हो जाता है, जिसके अंदर डेविएशन आ जाता है। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्रोटेसिस की। तो क्रोटेसिस इज अ मेजर ऑफ वेदर द डाटा आर हैवली टेल्ड और लाइट टेल्ड रिलेटिवली टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने आप में एक विशेषता होती है कि वह परस्पर रूप से संतुलित दिखता है और वह सम्मित होता है, मगर जब हम और एक बेल कर्व्ड बनाता है। मगर जब क्रोटिसिस आ जाता है किसी भी डाटा के अंदर तो तब वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अपेक्षा या तो अधिक चिपटा हो जाता है या फिर अधिक नुकीला हो जाता है। तो इस प्रकार से क्रोटिसिस होता है कि जब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर ज़्यादा नुकीला हो जाता है या फिर ज़्यादा चपटा हो जाता है तो उसे क्रोटिसिस की संज्ञा या कुत्ता की संज्ञा दी जाती है। अब जिससे देखें कि डाटा सेट विद हाई क्रोटिसिस टेंड टू हैव हाई टेल और आउटलायर्स। जब किसी डाटा के अंदर आउटलायर्स होते हैं, जब डाटा बहुत प्रमुख रूप से विस्तृत होता है, बहुत अधिक रूप से विस्तृत होता है, तो उसमें हाई क्रोटिसिस होती है। जबकि जब डाटा हमारा बहुत ही कम विस्तृत होता है और उसमें बहुत ही कम आउटलायर्स होते हैं तो वह अधिक रूप से चिपटा और लंबा होता आता है। तो इस तरह का से उस क्रिटिसिस बहुत ही कम हो जाती है। तो ये दोनों ही जो सिचुएशन है वो चाहे वो बहुत चिपटा हो या फिर बहुत लंबा या नुकीला हो, ये दोनों ही सिचुएशन नॉर्मल से दूर है, नॉर्मल के करीब नहीं है। तो आज हम जानते हैं कि कितने प्रकार होते हैं क्रोटेसिस के। तो लेप्टोक्रोटेसिस, मेसोक्रोटेसिस और प्लेटोक्रोटेसिस, ये तीन प्रमुख प्रकार हैं। इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं हरे रंग की, जो कि हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जिसे हम मेसोक्रोटिक भी कहते हैं। और मेसोक्रोटिक की अपेक्षा अगर जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर अधिक लंबा हो जाता है तब उसे लेप्टोक्रेटिक कहते हैं। और अगर एनपीसी जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है और या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसकी अपेक्षा अगर कर्व थोड़ा चिपटा हो जाता है तो उसे प्लेटोक्रेटिक कहा जाता है। अब इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो हम परसेंटाइल स्कोर और क्वार्टाइल स्कोर के थ्रू इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ क्रोटेसिस। क्रोटेसिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10 और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की वैल्यू देखें कि उसके अंदर कितनी क्रोटेसिस होती है तो उसकी मात्रा होती है 0.263। 0.263। तो जब क्रोटेसिस 0.263 होता है तब वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होता है। मगर अगर क्रोटेसिस की मात्रा 0.263 से कम हो जाए तो हमारा जो कर्व है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अधिक अधिक लंबा और नुकीला हो जाता है, जिसको हम लेप्टोक्रेटिक कहते हैं, और उसकी वैल्यू 0.263 से कम हो जाती है। जब 0.236 से क्रोटिसिस ज़्यादा हो जाए तब हमारा जो
आवृत्ति वितरण है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेटोक्रेटिक कहलाता है या प्लेटोक्रेटिसिस कहलाता है, जिसमें जो आवृत्ति वितरण है वह प्रसामान्य वितरण की अपेक्षा अधिक चिपटा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम क्रोटिसिस के देख सकते हैं। क्रोटिसिस कुल मिला के जो बेल शेप है वो अधिक चिपटा, अधिक लंबा होना कहला सकता है, और इस प्रकार से क्रोटिसिस होता है। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ पर स्कीवनेस 0 होती है और क्रोटिसिस 0.263 होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या रीज़न होते हैं जिसके कारण से यह विचलन, आवृत्ति वितरण में विचलन होता है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज या रीज़न है वो है सैंपल सिलेक्शन। किसी भी स्टडी का सैंपल सिलेक्शन उस स्टडी के रिजल्ट को, उस स्टडी के रिजल्ट के आधार पे होने वाले प्रिडिक्शंस को प्रभावित करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बाइस्ड सैंपल का होना। जब हमारे सैंपलिंग में बाइसनेस बढ़ जाती है, जब हम सैंपल को रैंडम सिलेक्शन ना कर उसे एक बाइस्ड सिलेक्शन करते हैं, तो बाइस मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी पूर्वग्रहित होकर किसी मानक को, किसी प्रतिदर्श को या सैंपल को चुनते हैं, तो उससे हमारा जो डाटा है वो स्क्यूड होने का चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे हम अपने किसी इंटेलिजेंस के टेस्ट में अगर हम किसी जिनकी हाई इंटेलिजेंस IQ लेवल है उन्हीं को हम अगर सभी डाटा दे दें, सभी उन्हीं लोग को सिलेक्ट करें, उन्हीं सैंपल को सिलेक्ट करें जिनके हाई IQ है और जो हमारा इंटेलिजेंस मेज़र है उसी के अप्रोप्रिएट है, तो क्या होगा कि जो स्कोर है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और स्क्यूडनेस बढ़ जाएगी। तो हमें किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है उसका सैंपल सिलेक्शन, कि पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया जा रहा है वो रैंडमाइज वे में होना चाहिए, जिससे कि हमें हर प्रकार के लोग मिल सकें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो ग्रुप है वो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस किस प्रकार से हो। अगर होमोजेनियस ग्रुप आया होगा तो जो उसके प्राप्तांक मिलेंगे, जो उसके स्कोर्स मिलेंगे और उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको लेप्टोक्रेटिक टाइप में हो चला जाएगा, क्योंकि मोर ऑर्डर जो पॉपुलेशन होगी अगर एक ही समान सबके गुणधर्म है तो वह एक लगभग एक ही प्रकार के स्कोर करेंगे। जैसे मैंने बात करी कि अगर 90% मैं बात कर रहा हूँ हाईएस्ट लेवल जो हाई IQ गेन करते हैं बच्चे उन्हीं को लेते हैं, तो जो स्कोर होंगे मोर और लेस सबके एक समान ही होंगे। अगर मैं लेता हूँ किसी चीज़ का IQ 90 से 100 का है, उन्हीं बच्चों को सिलेक्शन करता हूँ, तो जो हमारा जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेप्टोक्रेटिक बनेगा और वो एक लंबा ऊंचाई उसके सब जितने भी प्राप्तांक होंगे वो एक प्रकार से एक ही जो इस प्रकार से बनेगा, वो एक ही जगह शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के एक ऊंचाई से ज़्यादा होगा और ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि उसका पूरा स्कोर जो है लगभग एक ही जगह आ जाएगा। और अगर हम हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन लेते हैं तब क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन हम लेंगे तो जो संख्याओं का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्राप्तांकों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही वृहद होगा, जिससे कि हो सकता है कि हमको एक प्लेटोक्रेटिक टाइप का एक कर्व मिले, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिले, जिससे कि हमारा जो प्रसार है, जो हमारा एक कह सकते हैं कि संख्याओं का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही वृहद होगा और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होगा, जिससे कि हमारा प्लेटोक्रेटिक मिलेगा जो कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से ज़्यादा चिपटा होता है। तो ये दोनों ही रीज़न है हमारे सैंपल सिलेक्शन की, जिससे कि हमारा जो वितरण है वो विचलित होता है और विचलन पैदा होता है। अगर हमारा सैंपल बहुत ही बड़ा है तो भी दिक्कत है, और अगर बहुत छोटा है तब भी एक यह समस्या का कारण हो सकता है, क्योंकि हमारा सैंपल हरदम स्टडी के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जितने वेरिएबल्स लिए हैं हमने
उसी के प्रपोर्शन में होना चाहिए कि जिससे हमारे जो स्टडी का उद्देश्य है पूरी तरीके से सार्थक हो सके। और जिस पॉपुलेशन पे हम मेजरमेंट अब या टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन पे हम अपने रिजल्ट को जनरलाइज करना चाह रहे हैं, उसका वो प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन भी कर सकें। तो ये सैंपल सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है चीज़ है। दूसरा चीज़ है अनसुटेबल टेस्ट। अगर हम किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम अनसुटेबल टेस्ट को लेते हैं, तो इससे अगर बहुत ही आसान टेस्ट को ले लेते हैं, मतलब पहली बात तो है कि अगर हम बहुत ही ऐसे टेस्ट को लेते हैं जो टेस्ट के नीड नहीं है, मतलब नॉट एज पर द नीड ऑफ द टेस्ट, मतलब जिसकी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इंटेलिजेंस का मेज़र करना है, अगर हम इंटेलिजेंस ना मेज़र करके हम मेमोरी का टेस्ट ले रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा, स्टडी बेकार हो जाएगी। तो हमें टेस्ट वो लेना चाहिए जो एज़ पर द हमारे नीड के होना चाहिए, एज़ पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि डिफ़िकल्टी लेवल, अगर हम बहुत सरल टेस्ट दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारा प्राप्तांक है बहुत हाई जाएगा, तो हो सकता है वो हाई स्क्यूड हो जाए, या फिर मतलब इसे बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूड हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो एक लेप्टोक्रेटिक संरचना बनाए जिससे कि एक ही जगह स्कोर सब आ जाए। अगर हमारा इंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस सबकी बहुत बुरी हो जाए, और सब किसी को टेस्ट समझ में ना आए तो हो सकता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाए, और इस प्रकार से जो हमारा रिजल्ट है तब भी प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार से वेग आइटम में भी है कि अगर वेग आइटम होगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा और वो टेस्ट के रिजल्ट अच्छे प्रकार से नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार जो टेस्ट है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और एज पर द नीड ऑफ द स्टडी होना चाहिए, और इस प्रकार जितना टेस्ट क्लियर होगा, इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगे, आइटम्स क्लियर होंगे, डिफ़िकल्टी लेवल एक अप्रोप्रिएट वे में होगी, वो उससे हमारे ये स्क्यूनेस और कर्टिसिस की मात्रा कम होती चली जाती है। अगला रीज़न है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमें मालूम है कि सिमेट्रिक होना, यूनी मॉडल होना, एसिम्प्टोटिक होना, और सबसे बड़ी बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा है वो मिडिल में होता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रही हैं तो उससे हमारे जो प्राप्तांक है वो स्क्यूड होगा। तो हमें ये पहले ही श्योर करना होगा कि हमारा जो डाटा है वो इन सब चीज़ों को, इन सब जो गुणधर्म होते हैं, जो भी क्वालिटीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको पूरा करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिससे कि स्क्यूडनेस और हमारा क्रिटिसिस है वो दूर हो सकता है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण हमारा यह कमी है, जिसके कारण हमारा स्क्यूडनेस या फिर क्रिटिसिस हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था आज का रीज़न क्रिटिसिस का, और उस क्रिटिसिस के साथ ही स्क्यूनेस और क्रिटिसिस के जो कारण थे जिससे हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सिमेट्रिक ना होकर नॉन सिमेट्रिक हो जाता है, और एक जो हमारा रिज़ल्ट है वो प्रभावित होता है, तो जिससे कि हमारी स्टडी इम्पैक्टफुल नहीं होती है। तो ये आज का रीज़न है, ये हमारा आज रेफरेंसेस हैं, और थैंक यू वेरी मच